अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। अब असूल की बात तो ये है कि मुझे वो वीलॉग करना था, वो वीडियो पॉडकास्ट करना था जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अमेरिका को इमरान खान क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है और इसमें वे फॉरवर्ड इमरान खान के लिए, पाकिस्तानी डायस्पोरास के लिए या पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है। और उस हवाले से मैंने क्वेश्चंस थ्रो किए थे। 2000 के करीब आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत डिटेल कमेंट्स हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कुछ लोगों ने पूरा पूरा थीसिस लिखा है। वेरी ग्लैड कि इतना इंटरेस्ट उसमें लोगों ने लिया। लेकिन वो अगले वीलॉग के लिए उसको हम डिले करते हैं, बिकॉज इस वक्त इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिकल इमीडिएट किस्म की डेवलपमेंट्स हैं पाँच छः, जिनको इसी स्टेज पे डिस्कस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जब हम इन डेवलपमेंट्स को देखेंगे तो अगले वीलॉग की इंपॉर्टेंस भी, यानी अमेरिका का क्या रोल है, बैरूनी दुनिया का क्या रोल है इस पूरी डेवलपमेंट में, वो बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो इस वक्त जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सुबह की हुई वो ये कि इस्लामाबाद की जो कचहरी कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, जो सेक्टर F8 में है, बड़ी कसम पुरसी के हालात में, बहुत ही गुर्बत में ये कोर्ट है। मैं वहाँ रहता रहा हूँ F8 के अंदर, मैंने वहाँ के हालात देखे हैं। और जब बड़े अहम लीडरों को वहाँ जाना पड़ता है तो उनको शायद ख्याल आता हो कि इस अदालत के वकला के, जज साहिबान के जो चेंबर्स हैं उनके कितने बुरे हालात हैं। और ये गुज़श्ता 20 25 30 बरस से यही हालात इनके चले आ रहे हैं। बहरहाल, वहाँ दो इम्पोर्टेंट केसेस फवाद चौधरी के हुए। एक तरफ तो फवाद चौधरी के वकला ने वो बेल एप्लीकेशन मूव की जिसको पोस्ट अरेस्ट बेल कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि 24 घंटे पहले फवाद चौधरी का एक जज साहब ने, वकास साहब ने, वकास अहमद ने उनका फिजिकल रिमांड देने से इनकार कर दिया था, रद्द कर दिया था। जो पुलिस की कोशिश थी कि उनके फिजिकल रिमांड जो पहले दिया गया 2 दिन का, उसको मजीद 2 3 दिन के लिए एक्सटेंड करने की कोशिश थी, जिससे जज साहब ने रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद उनको जुडिशल पे भेज दिया गया। जब किसी मुलजिम को जुडिशल पे भेजा जाता है पाकिस्तान के कानून में, तो फिर वो बेल के लिए, ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकता है। वो ज़मानत की एप्लीकेशन मूव हुई, वो जज साहब के सामने लगी, गालिबन गिलानी साहब के सामने। लेकिन एट द सेम टाइम इस्लामाबाद की पुलिस ने, अब ज़ाहिर है कि पुलिस बेचारी तो नहीं कर रही है सब कुछ, बहरहाल इस्लामाबाद की पुलिस ने एक दूसरी एप्लीकेशन मूव की कि फवाद चौधरी का जुडिशल कैंसिल किया जाए और मज़ीद हमें फवाद चौधरी की फ़िज़िकल कस्टडी, जिसे फ़िज़िकल रिमांड कहते हैं, वो दिया जाए। अब ज़ाहिर है कि बेल एप्लीकेशन पर समात नहीं हो सकी। वहाँ पे जब फवाद चौधरी के वकला पहुँचे तो उन्हें कहा गया कि चूंकि पुलिस की दूसरी एक एप्लीकेशन आ गई है, ज़ाहिर है कि बेल की एप्लीकेशन नहीं सुनी जा सकती जब तक कि उस एप्लीकेशन का पुलिस की जो इस्तदा है उसका फैसला ना हो। अब वहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई, जहाँ पाकिस्तान के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर जनाब बाबर एवान साहब ने फवाद चौधरी का केस प्रेजेंट किया। पहले फवाद चौधरी को लाया नहीं गया। फवाद चौधरी को कोई बहुत देर से लाया गया, यानी 12:30 बजे ये केस शुरू होना था, लेकिन फवाद चौधरी को कहीं 1 बजे, सवा 1 बजे, 1:30 बजे लाया गया। अब ये समात जो है ये ख़त्म हो गई है। जज साहब जो हैं, ताहिर महमूद साहब उनका नाम है, सेशन जज हैं, एडिशनल मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने अपना फ़ैसला अभी महफूज रखा है। कहा गया है कि 30 मिनट के अंदर अपना फ़ैसला सुनाएंगे, यानी जिस वक्त आप ये वीलॉग देखेंगे उस वक्त वो फ़ैसला आ चुका होगा। लेकिन फ़ैसला ज़ाहिर दो ही किस्म का हो सकता है, या वो जुडिशल रिमांड कैंसिल करेंगे, या वो पुलिस और दोबारा फिजिकल रिमांड दे देंगे जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस कह रही है, या वो फिजिकल रिमांड नहीं देंगे और उसको रद्द कर देंगे। ये इस्लामाबाद की जज साहब के लिए जिन्होंने ये केस सुना है उनके लिए, इस्लामाबाद की जुडिशरी के लिए और पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। बिकॉज पुलिस ने जो केस प्रेजेंट किया उसमें है कुछ भी नहीं। मैं उसके कुछ चीदा चीदा पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। पहली तो बात है कि अगर पुलिस को फिजिकल रिमांड मिल भी जाता है, मजीद 2 दिन का या 3 दिन का, इससे ज़्यादा तो मिलना नहीं है। तो उससे पुलिस क्या हासिल करना चाह रही है, पहले हमें जहन में रखना चाहिए कि ये पुलिस नहीं लेना चाह रही है फिजिकल रिमांड, क्योंकि ज़ाहिर है बेचारी पुलिस जो है रजिया गुंडों में फंस गई। पुलिस बेचारी को हमेशा सामने कर देते हैं। और इस्लामाबाद की पुलिस और पाकिस्तान की पुलिस की एक बहुत बड़ी जो खूबी और खासियत है कि जब आप उनसे बात करते हैं तो वो सारा का सारा कच्चा छट्टा खोल के आपको बता देते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या कहा जा रहा है करने के लिए, कौन क्या कर रहा है। वो मोटी मोटी 1 1 फुट की लंबी गालियां भी निकालते हैं उन करने वालों को जो उनसे सारे काम करवा रहे होते हैं। बिकॉज पुलिस की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है लॉ एंड प्रोसीजर और प्रोसेस के हवाले से। और जब उनको गलत काम करने के लिए कहा जाता है तो उनको पता होता है कि उनको बेतुके और फजूल काम करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि बजाते बेसिकली पाकिस्तान जैसे मुल्क में 90% टाइम पे उनके पॉलिटिकल मास्टर्स, ये जो दूसरे मास्टर्स हैं नॉन पॉलिटिकल हैं, तो वो भी पॉलिटिकल, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो जो भी गंदे काम उनसे करवाते हैं वो होते कानून और आइन के खिलाफ है। और पुलिस की एक बड़ी छठी हिस्स होती है कि ये हमें घटिया काम हमसे करवाए जा रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप पुलिस वालों से बात करते हैं, उनके अफसरों से, तो वो खुल के आपको बताते हैं कि कौन उनसे क्या करवा रहा है। अभी यही सूरत हाल है कि जो करवा रहे हैं उनका मकसद क्या है। ये उनकी ईगो बैटल है। बिकॉज जब पिछले जज साहब ने, वकास साहब ने जो फिजिकल रिमांड को एक्सटेंड नहीं किया, जिस्मानी रिमांड मजीद नहीं दिया 2 3 दिन का, तो जो ये ताकतें हैं, ये जो
फरिश्ते जिन भूत हैं, इनकी बड़ी बेइज्जती हो गई, इनकी बड़ी सुबकी हो गई है, बिकॉज इनका सारा का सारा जो पॉइंट्स मैंने बहुत से बना रखे हैं, इनका जो सारा का सारा दारोमदार है इनकी ये जो इन्होंने कैंपेन लॉन्च की है इस वक्त पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान में, तहरीक इंसाफ को हरासा करने की, इंटिमिडेट करने की, डराने धमकाने की, उनको इम्प्लीकेट करने की, अदालतों में घसीटने की, ये जो एक रेन ऑफ टेरर है, ये जो एक खौफ की लहर दौड़ानी है, इसका तमाम तर दारोमदार इस चीज़ के ऊपर है कि अदालतें इनसे कितने डर के रहती हैं और किस तरह से जिन लोगों को पकड़ा जाता है, मारा पीटा जाता है, उनके ऊपर फजूल वाहियात किस्म के केस बनाए जाते हैं, उनको रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर फवाद चौधरी को 2 दिन में रिलीफ मिल जाती है तो फिर ये जो पूरा सिस्टम आगे चलाना है वो तो चल नहीं पाएगा, बिकॉज आपको तो खौफ कायम करना है। खौफ कायम करने के लिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ को पकड़ा जाए वो खासे दिन जो है एक अदालत दूसरी अदालत में जलील होता रहे। अब फवाद चौधरी के लिए आर्गूमेंट जो पुलिस ने प्रेजेंट किया है और इलेक्शन कमीशन के वकील ने और पुलिस के प्रोसिक्यूटर ने प्रेजेंट किया है, वो सुनने वाला आर्गूमेंट है। एक आर्गूमेंट यह है कि हमने वॉइस मैचिंग करनी है, वॉइस मैचिंग करके हमने ये साबित करना है कि जो कुछ वहाँ पे कहा वो फवाद चौधरी ने ही किया है। तो फवाद चौधरी कब कह रहा है कि उसने ये नहीं किया? पूरे पाकिस्तान के जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उसके अंदर उसकी वो फुटेज मौजूद है, और खाली मौजूद नहीं है, तमाम यूट्यूब चैनल्स पे मौजूद है, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। वो कब कह रहा है कि मैंने ये नहीं कहा? वो कब कह रहा है कि ये मेरा चेहरा नहीं है? वो कह रहे हैं हमने फ़ोटो फोटोमेट्री जो है, नहीं, फोटो फोटो क्या इसको है, फोटोग्रामेटिक मेरा ख्याल है, फोटोग्रामेटिक या फोटोमेट्रिक टेस्ट हमने करना है। वो मैंने भी निकाल के देखा है कि वो क्या होता है। वो बेसिकली तौर पे एक साइंटिफिक टेस्ट है जिसका पुलिसिंग के अंदर तो रोल बड़ा कम है, जिसमें डिफरेंट इमेजेस का एरियल एग्जामिनेशन करते हैं, 2D या 3D उनका डायमेंशन का एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद आप उसकी ऑथेंटिसिटी जो है उस इमेज की या उसका बाकी इमेजेस के साथ क्या रिलेशनशिप है वो तय करते हैं। यहाँ बुनियादी तौर पे मुद्दा ये है कि हमने किसी तरह से साबित करना है कि वो इमरान खान जिसके खिलाफ हमने पहले ही 30-40 FIR दर्ज किए हैं, हम ये साबित करें कि फवाद चौधरी ने ज़मान पार्क में इमरान खान की रेजिडेंस के बाहर खड़े होकर जो कुछ कहा वो इमरान खान ने कहीं उसको कहा होगा। अब वो फवाद चौधरी के फ़ोन से उनको मिला नहीं, बिकॉज जब उन्होंने फवाद चौधरी को लाहौर DHA से गिरफ्तार किया था 1.5-2 दिन पहले, तो वो फ़ोन उन्होंने कब्जे में ले लिया। अब वो फ़ोन से उनको मिला कुछ नहीं है। उनका ख्याल है, अच्छा, इमरान खान साहब कभी किसी को लंबे मैसेजेस लिख के नहीं भेजते हैं। इमरान खान या तो मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं जो कहीं से मैसेजेस आए होते हैं, स्टेटमेंट्स आई होती हैं, या वो ओके, यस, सीन, इस तरह की चीज़ लिखते हैं। ओके, दैट्स इट, ओके, सीन, विल सी, ठीक, इससे ज़्यादा लंबी चीज़ नहीं लिखते, विच मेक सेंस, बिकॉज कोई भी शख्स जो इतना बिजी एग्जीक्यूटिव रहा हो, प्राइम मिनिस्टर रहा हो एक बहुत बड़े मुल्क का, उसके बाद बहुत सी जिम्मेदारियाँ हों, उसके पास टाइम ही नहीं होता। जो जितने बिजी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो इवन मल्टी नेशनल्स के CEOs हैं, चेयरमैन हैं ग्रुप के, वो भी छोटे छोटे मैसेजेस लिखते हैं, येस, सीन, सीन, सी, विल सी, इंशाल्लाह एंड सो ऑन एट्सेट्रा। तो अब वहाँ से तो कुछ मिला नहीं। अब वो ये सारी चीज़ों से एक मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि इसको लटकाना है, कम से कम 2-3 दिन अपनी ताकत दिखानी है, ताकि पाकिस्तान भर की पुलिस जुरिस्डिक्शन को, सेशन कोर्ट्स को, मैजिस्ट्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को, मीडिया को पता चले कि हु इज़ इन कंट्रोल। अब प्रॉब्लम यह है कि ये पर्सन, ये जो पार्टी इन कंट्रोल है, उसको ठीक तरह से समझ नहीं आ रही कि उसका ये कंट्रोल ठीक है, शायद कुछ महीने और चले, कुछ साल और चले, लेकिन अब ये जा नीचे ही रहा है। जो माजी में कंट्रोल था, और उसमें वैसे भी बड़ी कमी हो चुकी है, अगर आप इसको सेंसिबल, एनालिटिकल, इंटेलिजेंट, रैशनल तरीके से देखें तो उसमें बड़ी कमी हुई है। बिकॉज अल्टीमेटली कंट्रोल का ताल्लुक उस रिस्पेक्ट से है, उस प्रेस्टीज से है, उस इज्जत से है जिसमें लोग आपको ट्रीट करते हैं। जब एक दफ़ा इज्जत ख़त्म हो जाती है फिर रोब भी ख़त्म हो जाता है। रोब सिर्फ ताकत से, डंडे से, मारपीट के ज़रिए कायम नहीं किया जा सकता। और अक्लमंदी का तकाजा यही है कि जब आप देखें कि आपका डेक्लाइन इमिनेंट है तो आप खुद कोई नेगोशिएशन करके उस सूरत हाल से निकल जाएं। ये हकीकत, ये जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं ये सब पे वाजिब होते हैं, लेकिन सम हाउ अगर हमारे पावर सेंटर्स इसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, राइटिंग ऑन द वॉल जो है उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, और एक आखिरी स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम जो है जिस तरह से औरंगज़ेब ने 50-60 बरस में जो आखिरी मुगलिया मेजर बड़ा बड़ा एम्पर था, मेजर मेन एम्पर था मुगलिया, उसने एक आखिरी स्ट्रगल की, उसकी एम्पायर खोखली हो चुकी थी, मॉथ ईटन थी, उसको पेरिफेरी पे सख्त किस्म के स्ट्रगल थे, इंटरनल गवर्नेंस मॉडल कोई नहीं था, कोलैप्स इमिनेंट था, लेकिन औरंगज़ेब जो है वो घोड़े के
पीठ पे सवार रहा, हाथ में तलवार पकड़े रखी, और जिस दिन औरंगज़ेब मरा 10 साल के अंदर मुगलिया सल्तनत जो थी उसका शिराजा बिखर गया। 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हुई, 1719 में मराठों ने दिल्ली को आके तबाह बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद तो तबाही तबाही थी। बहरहाल 10 बरस के अंदर आके मराठों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया और मुकालबन 1 महीना बैठे मारपीट करते रहे, वहाँ से लूट मार करते रहे। तो यही सूरत हाल यहाँ पे हो चुकी है पाकिस्तान के इस इंतहाई ताकतवर इंतज़ामी ढांचे की। उनकी जो एबिलिटी टू गवर्न है वो चैलेंज हो चुकी है, वो समझ नहीं रहे। तो अब इस वक्त ये वो बैटल जो हमारे सामने हो रही है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में, ये प्रिसाइजली वो बैटल है। एंड आई एम श्योर कि जब जज साहब का सिलेक्शन की गई है और पुलिस को डंडा दे के भेजा गया है कि आप जाके ये रिव्यू एप्लीकेशन डालें और दोबारा जाके फिजिकल कस्टडी मांगे, तो अदलिया के ऊपर, जज साहिबान के ऊपर बेतहाशा प्रेशर होगा। अब उसको कैसे डील करते हैं, डील कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, मुझे तो ये लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा डील करना। और ये जो आधे घंटे घंटे में जब रिजल्ट आएगा तो शायद 2 दिन का वो दे दें दोबारा से फिजिकल रिमांड, ताकि उनकी एक ज़रूरत पूरी हो जाए। उसके आगे फिर फिजिकल रिमांड जो है वो नहीं मिल पाएगा, ताकि उनकी एक जो ईगो की सेटिस्फेक्शन जो है उसको कर दिया जाएगा। अगर उन्होंने इसको रद्द कर दिया, अगर मेरी बात गलत साबित हो गई, तो ये एक बहुत बड़ा कू होगा, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा, एंड इट रिमेन्स टू बी सीन। इसका फिर हम एनालिसिस कर लेंगे। तो ये अब सूरत हाल है जो इस वक्त लड़ाई हो रही है। ये तो हो गई फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी ने वहाँ पे अदालत के अंदर बड़ी आइकॉनिक और बड़ी प्रॉफिटिक किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग जो अपने ऊपर तनकीद से डरते हैं, उनको वो पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए पब्लिक ऑफिस की जिसके ऊपर तनकीद होती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग जो समझते हैं, ऐसे भी लोग इस मुल्क में मौजूद हैं जो समझते हैं कि हमारे खिलाफ अगर आप कोई तनकीद हम पे करेंगे तो ये मुल्क से गद्दारी है, इनको समझना पड़ेगा कि ये मुल्क से गद्दारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई कि यहाँ मैं खड़े होकर बहुत जो है कोई बात ना करूँ, तारीफ़ें करूँ, बाहर निकल के फिर दोबारा उनके खिलाफ बात करूँ, ये मुनाफकत है। तो ये जो स्टेटमेंट्स भी हैं एक एक्स इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की और एक की लीडर की, जो अपने आप को पंजाब का एक इंपॉर्टेंट लीडर देखता है फ्यूचर का, उसकी ये स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जो अक्लमंद लोग हैं, जो वाइजेस्ट लोग हैं पाकिस्तान के, जो अपने आप को सबसे अक्लमंद समझते हैं, वो समझते हैं कि दुनिया में कोई उनसे ज़्यादा अक्लमंद पैदा ही नहीं हुआ। रूह इंसान अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथों से उन्हें बनाया है। उन्हें समझ नहीं आ रही इस चीज़ की, जिससे राइटिंग ऑन द वॉल है। लेकिन होता यह है कि जब आपके पास बहुत ताकत हो और हर तरफ ठक 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 यस सर यस सर यस सर, सर शैल बी डन, सर सो शैल बी डन वगैरह कहा जाए, तो फिर आपको चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं आती। अदरवाइज राइटिंग ऑन द वॉल जो है वो प्रिटी क्लियर है पाकिस्तान की सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये तो होगी एक बात, और इसका कोई ताल्लुक किसी एक पार्टी से नहीं है। ये पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपीपी हो, कोई और हो, ये डायरेक्शन अब बदलने वाली नहीं है। ख्याल ये है कि हम टेम्प्रेरी अलाइंसेज अगर कर लें, बिकॉज इस पूरे रेलम के अंदर जो आखिरी आसरा और आखिरी सहारा था द पावर्स का, स्टेट पावर्स का, वो तहरीक इंसाफ था। बिकॉज तहरीक इंसाफ जेनुअनली रिस्पेक्ट करती थी, उसमें बिलीव करती थी। इट हैज़ लॉस्ट रिस्पेक्ट। पीएमएलएन पीपीपी पहले ही दुखे हुए हैं, ढसे हुए हैं। वो तो एक सिर्फ पीटीआई की और इमरान खान की दुश्मनी में इस वक्त साथ खड़े हैं। अंदर से तो जाहिर है कि उनकी कोई फीलिंग पॉजिटिव है ही नहीं। और जैसे ही अगर सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आज इमरान खान को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, या इमरान खान के मैं तो तंग आ गया हूँ, मैं बरतानिया जा रहा हूँ अपने बच्चों के पास, एग्जाइल में जा रहा हूँ, मेरी जान छोड़ दें, तो 12 घंटे के अंदर पीएमएलएन पीपीपी वगैरह की आपस में भी लड़ाई शुरू हो जाएगी और उनकी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। बिकॉज दरमियान में कोई कदर मुश्तरक नहीं है, कोई कॉमन नीड्स नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक कॉमन एनिमी है जो बड़ा है, जिसके साथ लोग खड़े हैं, उसका नाम इमरान खान है, वो तहरीक इंसाफ है, जिसकी वजह से ये मोटले क्राउड जो है, जिसके दरमियान अदरवाइज कोई यूनिफाइंग नेचुरल फोर्स नहीं है, वो इकट्ठा हुआ है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो दूसरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो क्या है? वो डेवलपमेंट वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, शायद उसको आपने सुना ही ना हो, कि मूनस इलाही जो है, उनकी जो वाइफ हैं, तहरीम गालिबन उनका नाम है, उनके ऊपर पुलिस ने इल्ज़ाम लगा दिया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। याद रहे कि 10 जनवरी को वो अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए बरतानिया जाने जब एयरपोर्ट पहुंची, तो उन्हें रोक दिया गया और उनका नाम जो है वो नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। और अब उन्होंने उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन मूव की हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। वहाँ जज साहब भी बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा ये तो लग रहा है खुल्लम खुल्ला आप रिवेंज ले रहे हैं, एक बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब तहरीम जो है, तहरीम इलाही जो है, उनका कोई पॉलिटिक्स के साथ रोल नहीं है। अब इस वक्त ये जो हमारा इंतज़ामी ढांचा है, ये इतना नंगा हो गया है, ये इतना डेस्परेट हो चुका है, ये इतना फ्रस्ट्रेटेड है, जिसे कहते हैं ना कि फहाशी के भूत नंगे होकर नाच रहे हैं। यानी फैशिज्म के, फहाशी के और फासिक और जुल्म के जो भूत हैं, वो इतने नंगे होकर नाच रहे हैं कि वो चीज़ें की जा रही हैं जो पहले नहीं होती थी। या तो तहरीम इलाही का ताल्लुक पॉलिटिक्स से होता, वो कोई एमपी होती, एमएनए होती, किसी कॉरपोरेशन को हेड करती। वो सिर्फ मूनस इलाही की बीवी है,
اس کے اوپر پرچہ کاٹ دیا ہے منی لانڈرنگ کا باقاعدہ، اور اب اس کو باہر نہیں جانے دے رہے، اور سارا مسئلہ جو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مونس نے جو کچھ بولا، مونس نے جو کچھ سٹینڈ لیا، اور جس کے نتیجے میں جو سیاسی تبدیلی آئی اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں بھی مسئلہ ایگو بیٹل کا ہے کہ ہم نے جو ہے کسی کو مزہ چکھانا ہے، اس کو ذلیل و خوار کرنا ہے، تاکہ ایک میسج جائے کہ جو ہماری بات نہیں مانے گا، جو ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، ہم اس کا حشر نشر کر دیں گے۔ تو پوری جو 60 سال کی تاریخ ہے وہ اسی پہ گزاری ہے، حشر نشر کرنے میں، اور کبھی بھی اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں نکلا، لیکن اس کے باوجود یہ مائنڈ میں ہے کہ ہم حشر نشر جب کر دیں گے تو پھر ہم چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے۔ تو یہ دوسری ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ تیسری ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر آئے ہیں، دی کانٹروورشل چیف منسٹر جناب محسن نقوی صاحب، وہ دبا دب پولیس جو ہے اس وقت ان کی ڈارلنگ ہے۔ تو دو چیزیں، آپ پوچھیں کیوں میں کہہ رہا ہوں، دو چیزیں، ایک تو وہ اب سے چند گھنٹے پہلے صبح بڑے مصروف تھے کہ جو پولیس کے شہداء ہیں ان کے لیے وہ بڑی ان کی فیملیز کے لیے اور پولیس کے خاندانوں کے لیے فنڈنگ جنریٹ کر رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو آنر کرنے کے لیے۔ دوسری طرف سے وہ پنجاب کی پولیس کے میسو، جس دن سے وہ آئے ہیں، آپ سمجھیں انہوں نے کوئی اور کام کیا ہی نہیں ہے، وہ دے ڈی پی او، دے آر ٹی او، دے دس افسران جو ہیں، میں نے ہمیشہ نام لیا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ پولیس کے افسران کے، وہ بڑے وسیع پیمانے پہ تبادلے کر رہے ہیں اور ایک ڈیک سیٹ کر رہے ہیں الیکشن کو رگ کرنے کے لیے پنجاب کے اندر بھی، جو ظاہر ان کا بیسک مینڈیٹ ہی یہ ہے، اور پولیس ظاہر ان کا ٹول ہے، اس لیے وہ ایک طرف سے پولیس کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے چن کے ان افسروں کو واپس لا رہے ہیں جن کو عمران خان کی حکومت نے سسپینڈ کیا یا آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی بنایا یا سائٹ پہ ان کو ہٹایا، ایک تو وہی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ وہ ماحول ہے جس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو ابھی تک پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے الیکشن کی ڈیٹ حاصل نہیں کر سکا، چٹھی ضرور لکھی ہے پنجاب کو کہ 9 اور پتہ نہیں 13 اپریل کے درمیان، اور خیبر پختونخوا کو شاید 15 اور 17 اپریل کے درمیان الیکشن بنتے ہیں آپ کے، وہ کروانے چاہیے، جس کا میرا خیال ابھی کوئی جواب آیا نہیں ہے، لیکن انہوں نے تاریخ دے دی ہے مارچ کی 13 یا 14 تاریخ دے دی ہے 33 نشستوں پہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن کرنے کی۔ اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے بیکاز نیشنل اسمبلی کے تو آلموسٹ 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہاں سے فارغ ہوئے ہیں، وہ ایک طرح کا منی الیکشن ہے اور وہ ایک وقت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو جان بوجھ کے مارچ میں رکھا ہے، پروونشل الیکشن سے پہلے رکھا ہے۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان الیکشنز کو میسولی رگ کیا جائے، وہاں سے یہ تاثر نکالا جائے کہ اب عمران خان کا سکہ نہیں چل رہا، اب عمران خان اور تحریک انصاف ان پاپولر ہو گئے۔ کراچی کا جو ماڈل ہے اس کو پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اپلائی کرنے کی کوشش کی جائے گی پوری طاقت سے، چونکہ عمران خان نے وہاں پہ اپنی حکومتیں ختم کر دی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ تحریک انصاف کی حکومت 2013 کے بعد سے، کے الیکشن کے بعد سے اب ختم ہوئی ہے، تو اب وہ جو ویکیوم پیدا ہوا ہے پاور کا، اس میں رزلٹس کو بدلنے کی کوشش کی جائے، تاکہ جب نیشنل اسمبلی کے بدلے ہوئے رزلٹس میڈیا کو دکھائے جائیں، میڈیا میں سے تو بہت بڑی تعداد پہلے ہی جو ہے کرائے کے ٹٹوؤں کی ہے، تو وہ پھر کہیں گے کہ جناب والا اب تو دیکھیں رزلٹ چینج ہو گئے، اور اس میں پھر آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کروانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اوپر میں بھی کوئی بہت زیادہ اس کا انالیسس نہیں کروں گا کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے اس میں عمران خان کی کیا اسٹریٹجی تھی، ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، بیکاز ابھی میں صرف فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں۔ تو یہ ایک اب الیکشن کمیشن کی اسٹریٹجی، اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ڈیک کو سیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ آزادانہ حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان میں کہا تو یہ گیا تھا کہ جب آپ ایک سول سرونٹ کو بنائیں گے، چونکہ ہندوستان میں سول سرونٹس کو بھی انہوں نے لگایا، تو آپ ایک بڑا فعال، فنکشنل، کیپیبل الیکشن کمیشن کھڑا کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ایکسپیریمنٹ بہت بری طرح سے فیل ہو گیا، اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے جسے ایک سول سرونٹ کے نیچے رکھا گیا ہے، وہ اس سے ماضی میں جتنے بھی الیکشن کمیشن آئے ان سب کے مقابلے میں یہ سب سے زیادہ مایوس کن پرفارمنس ہے، پارٹیزن پرفارمنس ہے، کرپٹ اس کی ہے، مطلب ناٹ فائنینشیل بٹ ادروائز اس کی جو بھی پولیٹیکل کرپشن کی کر رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہندوستان کا الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر میں کوئی پروگرام یہ بھی لاک کرنے کی کوشش کروں گا مزید معلومات لے کے، بیکاز ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو انٹرنیشنلی سیلیبریٹ کیا گیا اور ایکسیپٹ کیا گیا، اور میں اس وی لاگ میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ واٹ آر دی فنڈامنٹل بیسک ڈفرینسز بٹوین دی الیکشن کمیشن ان انڈیا اینڈ دی الیکشن کمیشن ان پاکستان۔ فرق بنیادی طور پہ ہے کیا، وہ کیوں انڈیپینڈنٹ ہے، یہ بیچارے کیوں اتنی برے حالات میں ہے کہ بس کیا کہیں گے، کوئی الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں ہے۔ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں یہ لفظ کیوں استعمال کیا، وہ لفظ کیوں استعمال کیا، اردو میں لفظ ہی 4-5 ہیں، زیادہ ہے نہیں، اس میں کوئی انگلش کی طرح کی یا عربک یا پرشین کی طرح کی ڈیپتھ نہیں ہے، اور جو اس میں زیادہ ڈیپر لفظ تھے اردو کے اندر وہ آئے بھی پرشین سے تھے، تو اب وہ تو ویسے بھی ہمیں ایکسیسیبل نہیں ہے، آپ کے لیے بھی نہیں ہے، میرے لیے بھی نہیں ہے، دسترس نہیں ہے، غالب کو پتہ تھا ان الفاظ کا یا اقبال کو پتہ تھا، ہم تو فارغ ہیں اس معاملے میں۔ تو اردو میں تو کوئی ڈیپتھ ہی نہیں ہے اس بدماشی کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس بدنیتی کو، اس ظلم کو، اس ننگے پن کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو یہاں پہ کیا جا رہا ہے، جو یہ ڈرامے ڈھکوسلے ہیں، ان کو ایکسپلین کرنے کی کون سے الفاظ استعمال کریں؟ ہمیں تو کوئی الفاظ کی کمی ہو گئی ہے، یہاں پہ نئے الفاظ جو ہیں وہ بنانے پڑیں گے، ووکیبلری میں اضافہ کرنا پڑے گا۔
اچھا، اب ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے، کوئی گھنٹہ پہلے، جس میں فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے، مجھے شک ہے کہ عمران خان پاگل ہو چکے ہیں، جب سے ان کی طاقت جو ہے وہ چلی گئی ہے، تو وہ بالکل ذہنی طور پر ٹھیک نہیں رہے. یہ 3 4 دفعہ انہوں نے یہ جملہ ایسا لگتا تھا کسی نے لکھ کے ان کو دیا ہوا تھا، اور یہ کسی کی خواہش تھی کہ اس کو 2 3 دفعہ دہرایا جائے. تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں کہا، انہوں نے 2 3 دفعہ ایک ہی جملہ جو ہے وہ بار بار بولتے رہے. وہاں پہ قمر زمان کائرہ صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی اسی قسم کی خواہشات کا یا باتوں کا اظہار کیا. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ جو 4 لوگ تھے جنہوں نے ان کو مارنے کا بند کمروں میں بیٹھ کے پلان بنایا تھا، ان کے پاس ایک پلان اے تھا، پھر ایک پلان بی تھا، پھر ایک پلان سی ہے. یہ انہوں نے اس کی بات کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان 4 لوگوں میں آصف علی زرداری کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے کہا آصف علی زرداری ان 4 لوگوں کے ساتھ شامل ہیں، ان کی معاونت کرتے ہیں، انہوں نے فنڈنگ ارینج کی ہے، وہ ان کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں. ان ادر ورڈس، آصف علی زرداری از ناٹ ون آف دا 4 بٹ بیسکلی دا 5th امپورٹنٹ پرسن جو اس رنگ کا یا اس سازش کا حصہ ہیں. اب اس کے اوپر جو کمنٹریاں ہو رہی ہیں ارسپیکٹو آف دیٹ پریس کانفرنس، وہ آپ دیکھیں، وہ اس طرح سے ہو رہی ہیں جیسے کہ عمران خان نے وہ 4 لوگوں کی جو لسٹ اور فہرست ہے اس میں رد و بدل اور تبدیلی کر دی ہے، اور ایک بندے کو اس میں سے نکال کے اس میں 5واں آصف علی زرداری کو فٹ کیا ہے. اس پہ جو کرائے کے ٹیٹو ہیں آپ کو ٹویٹر پہ، وہ سارے اس قسم کی ایک ڈس انفارمیشن کمپین رن کرتے نظر آئیں گے. عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آصف علی زرداری از ون آف دا 4 پیپل. ہی سیڈ دیٹ ہی از پارٹ آف دیم، ہی از بیسکلی کلوڈنگ ود دیم، اور انہوں نے فنڈنگ اور پیسہ ویسا جو ہے ارینج کیا. عمران خان نے کہا یہ کہ پہلے ایک پلان تھا جس کا میں نے بہت پہلے اپنے جلسوں میں ذکر کیا، وہ پلان اے تھا. اس پلان اے کو، اور اس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے باہر رکھی کہ ان کیس مجھے اگر مار دیا جاتا ہے تو وہ ویڈیو پبلک کر دی جائے. پھر کہتے ہیں کہ وہ جو عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ جو پلان اے تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اسے شیلف کر دیا گیا، اور جو کچھ وزیر آباد میں ہوا آن 3 نومبر، یہ پلان بی تھا، جہاں نوید اٹیکر کو اور اس کے ساتھ ایک یا زیادہ لوگوں کو وہاں بھیجا گیا عمران خان کو قتل کرنے کے لیے. یہ وہ سیکنڈ پلان بی ہے جس کے اوپر ابھی تک لیدے ہو رہی ہے. اور وہ لوگ جن کو کسی زمانے میں ہم ڈیسنٹ، شریف یا ان سب خدا خدا خوفی سمجھتے تھے ان کے اندر کہ کوئی ان کے اندر انسانیت ہے، وہ ان میں سے اکثر یہ لگے ہوئے ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ وہ جو محمد نوید مہر تھا، وہ اکیلا لون فنیٹک ایک گنمین تھا جس نے اپنی سیونگ میں سے خرچہ کر کے ایک گلاک، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ، اچھا جب ان کو یہ کہا جائے کہ یار اتنا ہی وہ اس کو شوق تھا عمران خان کو مارنے کا، فنیٹک کو، جبکہ فنیٹسزم کی کوئی ہسٹری نہیں ملی کہ اس نے، غریب آدمی نے اپنا خرچہ کر کے گلاک خریدا. وہ کہتے جی گلاک دراصل درے کا تھا، بہت مہنگا نہیں تھا. وہ کہتے، کوئی کہتا ہے 30,000 کا تھا، کوئی کہتا ہے 35,000 کا تھا، کوئی کہتا ہے 40,000 کا تھا. وہ جو گلاک کی قیمت ہے، وہ یہ پی ایم ایل این کے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ڈیفینڈرز ہیں، جو ان کے پپٹس ہیں، وہ اس کی قیمت جو ہے نا گلاک کی مسلسل کم کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ گلاک پہلے مجھے پہلے کسی نے کہا تھا 50,000 کا ہے، پھر وہ 45 کا ہوا، پھر وہ 50 کا ہوا، پھر وہ 40 کا ہوا، پھر وہ 35 کا ہوا، پھر وہ 30 کا ہوا، پھر وہ 25 کا ہوا. اب مجھے لاسٹ کسی نے کہا ہے کہ وہ 20,000 روپے کا درے سے گلاک خریدا گیا تھا. یہ سارے جو نمبر چینجنگ کی جا رہی ہے، یہ اس لیے کی جا رہی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ یہ محمد نوید جو تھا، اس کو خود ذاتی طور پر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ عمران خان جو ہے اس کے جلسوں کے اندر میوزک چلتا ہے اذان کے وقت میں، اور therefore I have to go and kill عمران خان. I mean how pissedy an explanation this is. I mean اس سے زیادہ چوتیا ایکسپلینیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. لیکن سارا ملک جو ہے اسے اسی قسم کی چوتیا ایکسپلینیشنز پہ چلایا جا رہا ہے. اور پھر ایسے لوگ ہیں، معزز قسم کے لوگ ہیں آپ میں سے، جو کہتے ہیں کہ جی لفظ چوتیا نہ استعمال کریں، ہمارے مطلب جو ہے نا بڑا برا ہم پہ اثر ہوتا ہے. جو حالات آپ کے سامنے، اس کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا، لیکن الفاظ ہمارے پاس ہیں نہیں ان گھٹیا حالات کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ لیکن الفاظ سے لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے سامنے قتل و غارت ہو رہی ہے اس سے ان کے جذبات مجروح نہیں ہوتے. اگر یہ منافقت نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ٹھیک، اب تو اچھا، اور یہ اب آصف علی زرداری صاحب کی کیا ریپوٹیشن ہے، اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آم میں ایک، اچھا اب اس کے ساتھ اس چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے میں نے صرف اپنے سامنے نام لکھ کے رکھے ہیں، وہ میں ایک دفعہ ضرور دہرا دوں. اور جیسے جیسے میں یہ نام دہراتا ہوں تو آپ کے سامنے وہ ساری امیجری جو ہے وہ آ جائے گی. جب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے اس ظلم اور استبداد، اس بربریت اور اس فیشزم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو ہوئی ہے گزشتہ 10 ماہ میں اس قوم کے ساتھ اور اس ملک میں اور اس ریاست میں کی گئی ہے، اکثر قانون کے نام پہ. شہید ارشد شریف کا قتل، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر قاتلانہ حملہ، اعظم سواتی کے ساتھ سینیٹر اعظم سواتی، ڈاکٹر شہباز گل، اینکر پرسن عمران ریاض خان، جمیل فاروقی، ایاز امیر، غلام حسین کے ساتھ لاہور میں جو ہوا، صابر شاکر کو کیوں ملک چھوڑنا پڑا، اور سولجر سپیکس کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ کیا کیا پنڈی میں، کن سرکمسٹانسز میں
मेजर रिटायर्ड आदिल जो हैं उनको जाके लंदन में पनाह लेनी पड़ी, एंड ही हैज़ टेकन एक्टिव डेली प्रोटेक्शन फ्रॉम द पुलिस। ब्रिटिश पुलिस ऑन अ डेली बेसिस में क्योंकि दे हैव रीज़न टू बिलीव कि बड़ी सीरियस थ्रेट है, और वो सुबह शाम जो ब्रिटिश पुलिस है वो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के लिए सर्वेलेंस करती है, उनकी गाड़ियाँ वहाँ चक्कर लगाती हैं, कैमरे उन्होंने नस्ब किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिए हुए हैं, मॉनिटर करते हैं सिचुएशन को, डेली विजिट करते हैं। दिस इज़ आई एम शेयरिंग इन इन्फॉर्मेशन विद यू, खुद भी उन्होंने शेयर की होगी आपसे। उसके बावजूद बाज़ लोगों की जो तबीयत है उसके ऊपर भारी लगता है उनको जब कहते हैं कि ये जो कुछ हालात हैं, जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही हैं, इन सारे सर्कमस्टांसेस के दरमियान एक्सप्लेनेशन आप देखें जो पुलिस वाले दे रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमें फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी करना है और हमें इमेजिंग भी करनी है और हमें फवाद चौधरी की आवाज़ वेरीफाई करनी है। वो कह रहा है कि मेरी ही आवाज़ है, मेरी ही आवाज़ है, लेकिन उसकी आवाज़ उन्होंने वेरीफाई करनी है कि गलती ना हो जाए कहीं कि कोई और ही वहाँ पे था। ये वो सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें जनाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा अगले एक आध घंटे में अबू धाबी से एक स्पेशल फ़्लाइट वगैरह लेकर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लाहौर पहुँच रही हैं, और उनके लिए PMLN बड़ा हीरोज़ वेलकम कर रहा है। तो पहला ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि उनको भेजा किसने था, वो किसी ने उनको निकाला तो हुआ नहीं था, ना उनके ऊपर कोई पाबंदी थी। उनको तो जब यहाँ से इजाज़त मिली तो यहाँ से अपने बाप और भाइयों को मिलने के लिए गई, फिर वो कहती है मैंने छोटी सी सर्जरी करवानी थी जो बरतानिया में नहीं हुई, वो छोटी सी सर्जरी उनकी जेनेवा में जाके हुई। तो बेसिकली फिर खुशी इस चीज़ की है कि वो जो सर्जरी उन्होंने छोटी सी करानी थी, वो छोटी सी सर्जरी करा के मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो वापस तशरीफ़ ला रही हैं लाहौर में। और अब नोटिफिकेशन इशू हो चुका है कि वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। उससे पहले PMLN में सिर्फ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जनाब शाहिद खाकान नवासी, वही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। अब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो PMLN को ऑल रैंक एंड फाइल पे ऑर्गेनाइज करेंगी। अब इसमें जो चीज़ है कि अब इनको पंजाब की हुकूमत मिल गई है और इमरान खान साहब ने दी है, इसमें कितनी विजडम इमरान खान साहब की, इसमें ज़ाहिर एक क्वेश्चन उठता है कि इनको हुकूमत चाहिए थी सब कुछ करने के लिए पंजाब की, और वो हुकूमत खुद से नहीं ले सके, वो हुकूमत उनको इमरान खान साहब ने ही दी है। अब इमरान खान साहब की इसमें क्या कैलकुलेशन थी, क्या वो उस पर ज्यूरी स्टिल आउट कि यहाँ पे इलेक्शन हो सकेंगे, वो किस किस्म के इलेक्शन होंगे। मुझे वैसे नहीं लगता कि अब इलेक्शन पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल है। दैट इज़ वाई मे अदर वी लॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन मसाइल का हल पाकिस्तान के बाहर से निकलना है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जितने भी एलिमेंट्स ऑफ पावर हैं ये बाहर सबॉर्डिनेटेड हैं। ये अपना ज़रूर धो रहे हैं गंदे कपड़े उस सारे पानी के अंदर, ये जो भी इनको अपॉर्चुनिटी मिली है इसमें अपनी इस जो अपना अपना मामला तय करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये आज़ाद नहीं है, ये ऑटोनमस नहीं है। ये जो भी गंद बला कर रहे हैं उसका बाहर के डायमेंशंस के साथ ताल्लुक़ है। बदकिस्मती से Imran Khan has never been able to understand the global and the regional order, और ये जो कुछ हुआ है वो बेसिकली उस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, और बहुत देर उन्होंने कर दी इसको अंडरस्टैंड करने में। उनको असद उमर को किसी को भी नहीं समझ आई, मतलब नो वन, ना शाह महमूद कुरैशी समेत, नो वन वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल रीजनल और इंटरनेशनल डायनामिक्स क्या है और उनको अपने आप को कैसे उसको हैंडल करना है। अब तो बहुत देर हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ हो ज़रूर सकता है। तो लेट्स सी, wait for my next vlog. Thank you.